हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थिन और थिक सिलेंडर की। हम 356 से लेके 394 तक के क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर नौकरी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ध्यान ध्यान रखिए, ये हमारी यूनिक आईडी है। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है स्टडी फॉर नौकरी ऑफिशियल से है, तो उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं सजेशंस वगैरह। इसके अलावा कोई आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, कुछ मटेरियल आप शेयर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आपका जो नाम है वो यहाँ पे गोपनीय रखा जाएगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो खैर पुराना स्क्रीनशॉट है, काफ़ी सारे में डेली बेसिस पे करंट अफेयर से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड, स्टैटिक पॉइंट जो भी मुझे दिखता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उसे शेयर करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। क्योंकि हर एक चीज़ पे वीडियो बनाना पॉसिबल होता नहीं है, तो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो ये एक लिंक है हम आप और हमारे बीच में कम्युनिकेशन का। इसके अलावा आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके हमसे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप यहाँ पे हमें ज्वाइन करें। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम कवर कर चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हम कवर कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम इसको कवर कर जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेल्डेड जॉइंट की पहले हम बात कर लेते हैं, थिन एंड थिक सिलेंडर, उसके बाद में चालू करेंगे। और वेल्डेड जॉइंट एज कम्पेयर टू रिवेटेड जॉइंट, तो वेल्डेड जॉइंट जो होता है एज कम्पेयर टू रिवेटेड जॉइंट मोर स्ट्रेंथ का होता है। तो जब वेल्डिंग की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि वेल्डिंग इज अ जॉइनिंग प्रोसेस इन विच टू मटेरियल्स of same or different kind can be joined with or without pressure, with or without application of heat, and the strength of the joint can be of equal or more than the parent metal itself। तो जो पेरेंट मेटल है, ओरिजिनल मेटल है, प्रीवियस जो मेटल है, उसके बराबर या उससे ज्यादा हमको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है वेल्डेड जॉइंट में। पर कई बार आप देखते होंगे कि सर हम वेल्डिंग तो कर देते हैं, वेल्डिंग हमने करवाई किसी चीज पे, मान लीजिए इस टाइप का मैश था, वेल्डिंग हमने करवाई और यहीं से टूट गया, कहीं और से टूटने की जगह यहीं से टूट जाता है। तो आप तो बोल रहे हैं कि सर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। देखिए, वेल्डिंग में डिफेक्ट्स भी होते हैं। डिफेक्ट्स होते हैं क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रोड होता है वो मॉइस्चर को कभी कभी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस वजह से डिफेक्ट आ जाते हैं। अनइवन कूलिंग की वजह से डिफेक्ट आ जाते हैं। इसी में जब मैं आपको वेल्डिंग वाला चीजें पढ़ाऊंगा, वेल्डिंग वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वेल्ड के इनपरफेक्ट पेनिट्रेशन, इस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं और उन डिफेक्ट्स के कारण वेल्डिंग की स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली कम हो जाती है। पर जो वेल्डिंग प्रोसेस है, अगर वो सही तरीके से हो तो उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो काफी ज्यादा रहती है। तो रिवेटेड जॉइंट से तो ज्यादा रहती है। ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड की बात करूं तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड क्या होता है? मान लीजिए दो प्लेटें हैं हमारे पास, एक इस टाइप की प्लेट है, ये उसकी कुछ थिकनेस है, ठीक है, और इस तरीके से एक प्लेट है। दूसरी प्लेट भी है हमारे पास, ये उसकी थिकनेस दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये इस तरीके से हमको ज्वाइन करना है। अब ज्वाइनिंग जब करनी है तो हम इसमें वेल्डिंग कर रहे हैं, सॉरी गलत हो गया, इस तरीके की प्लेट है, एक दूसरी भी प्लेट है हमारे पास, और इन दोनों को हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब जब ज्वाइनिंग करेंगे तो हमको चाहिए होगा कि हम यहाँ पे वेल्डिंग कर दें। यहाँ पे हमने वेल्डिंग कर दी। अब जब वेल्डिंग करी तो उसके बाद हमने यहाँ से एक फोर्स लगाया पी, और यहाँ से एक फोर्स लगाया पी। तो इस कारण से यहाँ पे जो वेल्ड जमा हुआ है, अब आप उसमें महसूस कर सकते हैं कि यहाँ से एक पी लग रहा है और यहाँ से एक पी लग रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही है। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डिजाइन करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ से, ठीक है। वैसे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो हर जगह आप शेयर का ही फॉर्मूला लगाते हैं, पर डिजाइन करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ से। पर शेयर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, इसलिए मोस्टली जगह आप फॉर्मूला देखेंगे कि शेयर का ही लगता है, ठीक है। पैरेलल में कैसा होता है, देखिए एक प्लेट ये है, और दूसरी प्लेट ये है। थोड़ा डायग्राम घटिया बन गया है, पर आप काम चला लीजिएगा, ठीक है। ये प्लेट है इस तरीके से। अब वेल्डिंग जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तरीके से वेल्डिंग की जा सकती है। एक
इसे बोलेंगे सिंगल फिलेट। यहाँ पे आपने सिर्फ एक जगह की सेम कंडीशन आपको इसके नीचे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब प्लेट खत्म होती है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से प्लेट खत्म होगी और यहाँ पे भी आप वेल्डिंग कर तो ये डबल फिल्ड हो जाएगी आपकी। तो और फिर फोर्स आप अगर पी इधर से लगाएं, पी इधर से लगाएं, तो यहाँ पे आपको आप इस जो यहाँ पे जो मटेरियल होगा उसको शियर महसूस होगा। तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेंथ नहीं आती, यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ आती है। आगे आप क्वेश्चन में भी देखना वो टाउ देगा इस केस के लिए। तो यहाँ पे डिसएग्री हो जाएगा। वैसे इस बुक में इसका आंसर ए दिया हुआ है, खैर वो हम छोड़ देते हैं, बुक में कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है तो हमें लेना होगा इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो होगा वो किस तरीके से होगा, इसकी लेंथ और इसकी थिकनेस, इसकी लेंथ और इसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला आता है P बाय 1/√2 इंटू इसकी जो लेंथ है और जो थिकनेस है जिसे साइज बोलते हैं इज इक्वल टू सिग्मा टी। ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डबल फिलेट है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ और जो वो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो P की जो वैल्यू आ जाएगी ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 SL सिग्मा टी के बराबर आ जाएगी। ये आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, शेयर में क्या हो जाएगा, तो शेयर में कुछ बाकी सब सेम रहेगा, ये √2 सेम रहेगा, यहाँ पे टाउ आ जाएगा। बस इतना सा खेल होता है। तो दोनों 60 और 59 का ऑप्शन आपको सी देखने को मिलेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट करिए। तो साइज ऑफ द होल रिवेटेड प्लेट्स में कम होता है, लेस देन द एक्चुअल साइज ऑफ रिवेट। तो अगर साइज कम होगा तो रिवेट्स इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। और हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है कि रिवेट का जो साइज होता है वो छोटा होता है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स इन अ रो इज कॉल्ड मार्जिन। देखिए शायद पिछले जब मैंने रिवेट्स पढ़ाया था आपको तो शायद थोड़ा गलत बता दिया था। एक प्लेट है, उसमें इस तरीके से रिवेटिंग की गई है, तो जो रो होती है इसको एक रो मानेंगे, ये एक रो, ये डबल रो। ठीक है, इस एक रो में जब एक दो रिवेट के बीच सेंटर का डिस्टेंस जो होता है उसे हम कहते हैं पिच, उसे हम पिच कहते हैं। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है ये पिच है, और शायद मैंने उसमें यहाँ पे इसको पिच बोल दिया था, तो ये पिच नहीं होती। इस रिवेट के सेंटर से जो नियरेस्ट एज का डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम मार्जिन। ठीक है, तो उसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। रिवेट का जो जो जनरली वो स्पेसिफाइड किए जाते हैं उसके शैंक डायमीटर से किए जाते हैं, तो ये हमारा सही होगा। अब देखिए जो मार्जिन होता है ना, सेफ्टी पर्पज से उसे 1.5D लेते हैं, पिच को नहीं लेते, तो हमारा डी भी गलत हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं थिन एंड थिक सिलेंडर की। तो पहला बोल रहा है कि प्रेशर वेसल इज सेड टू बी थिन इफ इट इज मेड ऑफ थिन शीट। तो गलत है, ऐसा नहीं होता कि थिन शीट से बना दोगे तो उसे हम थिन प्रेशर वेसल बोलने लग जाएंगे। उसके डायमीटर और उसकी थिकनेस के बीच में एक रिलेशन होती है, जो उस रिलेशन को फुलफिल करता है उस हिसाब से उसको थिन या थिक की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये इसके साथ डिसएग्री हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बताएगा कि रिलेशन होती क्या है। अगर देखिए थिक की बात कर रहे हैं तो मतलब उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। तो थिकनेस और डायमीटर का रेशियो अगर बड़ा है 1/15 से, तो 1/15 से बड़ा है तो हम उसे कहेंगे थिक वेसल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर थिन वेसल की बात करें, थिन शेल की बात करें, तो उसमें जो होगा डी बाय थिकनेस बाय डायमीटर का जो रेशियो होगा वो कम होगा आपका 1/20 से, मतलब थिकनेस कम होगी। तो लेस देन हो जाएगा 64 का, बी हो जाएगा। थिक सिलेंडर प्रेशर थिक प्रेशर वेसल इज ऑलवेज यूज इन जनरेशन ऑफ स्टीम। तो ऑलवेज गलत है, मोस्टली ही हम थिन यूज करते हैं, बहुत ही कम जगह हम थिक यूज करते हैं, मोस्टली हम थिन यूज करते हैं। तो ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा। 65 की बात करें, 66 की, अ डायमीटर ऑफ अ प्रेशर वेसल इज 15 टाइम्स द थिक ऑफ द वेसल। तो इसे क्या कौन सी बोलेंगे, तो थिन के लिए 20 वाला क्राइटेरिया था और 15 वाला क्राइटेरिया होता है थिक के लिए, 10 भी कई जगह यूज करते हैं। तो ये ठीक है, एग्री, कोई दिक्कत नहीं, 66 का सही है। अब
ये जो हमारी जो सिलेंडर होता है उसमें दो टाइप की स्ट्रेसेस होती है। अब उन दो टाइप की स्ट्रेसेस को देख लेते हैं। जब एक सिलेंडर है, मान लीजिए इस तरीके का सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नासा ने कुछ महीनों पहले एक फ्यूल टैंक था, उसमें इतना ज्यादा प्रेशर बनाया, इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ाया कि वो सिलेंडर को फाड़ दिया उनने। मतलब इंटेंशनली उसको फाड़ दिया था, इतना ज्यादा बड़ा है। वो मेजर करना चाह रहे थे कि जो एलॉय उनने यूज किया है वो कितना झेल पाता है, कितना प्रेशर झेल पाता है। तो उनको फिर वो रिजल्ट सक्सेसफुल निकला, जितना उनने सोचा था उससे ज्यादा ही झेल पा रहा था। तो जब वो फटा था ना, जब वो फटा था तो वो ऐसे फटा था, यहाँ से बीच से यूं फट गया था। कोई भी आप पाइप भी देखेंगे ना तो वो इसी तरीके से फटता है। वो इस तरीके से क्यों फटता है? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस होती हैं, जो सर्कुलर स्ट्रेसेस सिग्मा सी जिसे बोलते हैं, वो होती हैं पी डी बाय 2t के बराबर, सर्कुलर हुप स्ट्रेसेस। और ये लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेसेस होती हैं, लेंथ वाइज जो स्ट्रेसेस होंगी इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जो लगेंगी, वो सिग्मा एल होती है पाई डी बाय 4t के बराबर। ठीक है। तो जो हुप स्ट्रेसेस होती हैं वो ज्यादा होती हैं, और कितने? पाई डी बाई 2t के बराबर होती है, 67 का बी। तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हुप स्ट्रेसेस की वैल्यू ज्यादा होती है, यहाँ तो थ्योरेटिकली मैं बता ही रहा हूँ। फिर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो आपको पी डी बाय 4t देखने को मिलेगी, 68 का आपके पास सी हो जाएगा। A thin cylinder cell is subjected to internal pressure P. The ratio of longitudinal stress to hoop stress कितना होगा? देखिए longitudinal stress 1/4 है और ये 1/2 होती है, तो वो आपको 1/2 देखने को मिलेगा। सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। The design of thin shell is based on, तो जो ज्यादा होगी उसके अपन करेंगे। देखिए जहां पे ज्यादा स्ट्रेस आएगी उसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे ना यार, कि जिस सेम प्रेशर, सेम डायमीटर, सेम थिकनेस की वजह से जिस एरिया में ज्यादा स्ट्रेस आ रही है उसको, उससे हमने कम स्ट्रेस दी, तो उससे कम वाली स्ट्रेस तो मटेरियल झेल ही जाएगा। तो हुप स्ट्रेसेस के पे डिजाइन होती है हमारी प्रेशर वेसल। हुप स्ट्रेसेस इन अ थिन सिलेंडर, तो हुप स्ट्रेसेस जो होती हैं वो आपकी हमेशा होती हैं टेंसाइल, सरकमफेरेंशियल होंगी और टेंसाइल होंगी। तो आपका 371 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 72nd क्वेश्चन। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो होगी, तो मैक्सिमम मैंने आपको जब वो सोम की शुरुआत में बताया था, वो होती है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाय 2। ठीक है। तो पी डी बाय 4t माइनस पी डी बाय, ओ सॉरी, पी डी बाय 2t माइनस पी डी बाय 4t बाय 2। तो ये हो जाएगा पी डी बाय 4t बाय 2, यानी कि पी डी बाय 8t। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 372 का डी हो जाएगा। अथिन्स शेल ऑफ डायमीटर थिकनेस वगैरह दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ, सरकमफेरेंशियल हुप स्ट्रेस आपको निकालनी। तो देखिए सिग्मा सी की जो वैल्यू होगी, मैंने जो याद करके रखा है उसमें मेरा पॉइजन रेशियो म्यू के बराबर रहता है। यहाँ पे इनने 1/2m ले लिया, कोई बात नहीं, और मेरा आर रहता है उस फॉर्मूले में। तो मैंने इस तरीके से याद रखा है पी आर बाय 2t 2 माइनस म्यू। पर यहाँ पे डी की जगह, आर की जगह डी रखूंगा तो 4t हो जाएगा, 2 माइनस 1/m लिखना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इस 2 को जब ये कॉमन निकाल लेंगे और बाहर निकाल लेंगे, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं पी डी बाय 2t 1 माइनस 2/m, इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे 1/2m नहीं होगा, 1/2m होगा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है? 73 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है। तो ये आपकी हो जाएगी। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल के केस में जो आपका फॉर्मूला दिखेगा लॉन्गिट्यूडनल, ये याद ही रखना है यार आपको, मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर दूं पर ये आपको याद ही रखना है। 74 के केस में ये आपको दिखेगा, ये यहाँ पे पी डी बाई 2t ई 1/2 माइनस 1/m। आप में से हो सकता है कोई इसको इस फॉर्मूले से भी जानता हो, पी डी बाई 2t ई 1/2 माइनस म्यू, या फिर पी डी बाय 4t पी आर बाय, इसको पी डी बाय 4t 1 माइनस 2 म्यू, इस वाले फॉर्म से भी कुछ लोग जानते होंगे। तो अलग अलग फॉर्म है आपके। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि पी आर बाय 2t 1 माइनस 2 म्यू से जानते हो। तो भैया अपनी अपनी
जान पहचान है, किसी भी तरीके से जानो, बस सही जानो, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल शेल है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? तो देखिए सिलेंड्रिकल शेल है तो इसमें ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। अब जो एक्स एक्सिस है और ये जो जेड एक्सिस है ये आइडेंटिकल है, और इस एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं आपकी कौन सी स्ट्रेंथ? हुप स्ट्रेंथ होती है। तो 2 टाइम्स हुप स्ट्रेंथ सिग्मा 1 प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ वाई डायरेक्शन में, तो मिलके बनेगी आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, और थिन सिलेंडर्स में लॉन्गिट्यूडनल से आपको हुप स्ट्रेन का रेशियो चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडनल में आपको क्या देखने को मिली थी? लॉन्गिट्यूडनल में देखने को मिली थी PD/2T, ये सब में देखो कॉमन है, 1/2 माइनस एम है इधर, है ना। और हुप स्ट्रेस में क्या है? 1 - 2m है। यहाँ पे 1 - 2m है और वहां पे कितना है? 1/2 माइनस एम। तो कितना था हुप्स? लॉन्गिट्यूडनल के 1/2 माइनस एम था, और इसमें था 1 - 1/2m। तो ये रेशियो आपका आएगा। बाकी PD/2T ई कॉमन था, ठीक है। तो ये हो जाएगा m-2 अपॉन, नीचे आएगा कितना? 2m, और ऊपर कितना जाएगा? इधर इस वाले को सॉल्व करूंगा तो 2m-1 डिवाइडेड बाय 2m। तो ये 2m से 2m कट गया, m-2 अपॉन m-2 डिवाइडेड बाय 2m-1। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। When a thin cylinder shell is subjected to internal pressure, मेयर विल बी। तो जब एक गुब्बारा है, मान लीजिए आप, एक कभी बलून होता है ना, बलून होता है इस टाइप का नहीं होता, गलत बना दिया, कुछ बैंगन की तरह बनाता हूँ, इस टाइप का बलून होता है आपका लंबा वाला। तो जब इसको आप फुलाते हो तो आप देखते हो कि इसकी जो थिकनेस है वो कम होती है, इसका डायमीटर जो है वो बढ़ता है, उसकी लेंथ भी बढ़ती है। तो अगर उसमें इंटरनल प्रेशर देंगे तो उसकी जो डायमीटर है वो भी बढ़ेगी, लेंथ भी बढ़ेगी। तो 377 का डी हो जाएगा। फिर हुप स्ट्रेस इन अ रिवेटेड सिलेंड्रिकल शेल डायमीटर डी, थिकनेस जो है तो उसमें, अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेल है तो उसमें क्या होगा? देखिए हुप स्ट्रेस कितनी होती है? PD/2T, ये आपकी आती है। अब जो रिवेटेड जॉइंट है, मान लीजिए रिवेटेड जो जॉइंट है उसकी जो कुछ एफिशिएंसी है नीचे ही आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर इसको समझे कैसे? मान लीजिए उसकी एफिशिएंसी है आपकी 0.9, 90% उसकी एफिशिएंसी है। मतलब कि आप जितनी स्ट्रेस झेल सकते थे उसका सिर्फ 0.9 ही झेल पाएंगे। या फिर अगर आप सेम प्रेशर, सेम डायमीटर, सेम थिकनेस रखेंगे तो आपकी जो स्ट्रेसेस आएंगी वो 1.01% ज्यादा आएंगी, या 1.1% ज्यादा आएंगी। 1.1 का मल्टीप्लाई आएगा, मतलब 10% ज्यादा आएंगी कुल मिला के। तो ये आपको देखने को मिलेगा। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं फिर से बोलता हूं, अगर अगर आप प्रेशर के टर्म्स में देखिए तो आपकी रिवेट की अगर एफिशिएंसी 90% ही है तो आप उतना प्रेशर नहीं दे पाएंगे, आप उस प्रेशर का 0.9 टाइम्स ही दे पाएंगे। 0.9 जो है एफिशिएंसी उठ के यहां चली आएगी, तो 0.9 टाइम्स ही दे पाएंगे। या फिर अगर आप सेम प्रेशर दे रहे हैं, सेम डायमीटर है, सेम थिकनेस की है, तो फिर जो स्ट्रेसेस आएंगी वो ज्यादा आएंगी, तो आपकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है उससे ज्यादा आएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। आई होप आपको ये चीज कंसेप्ट समझ में आया हो। ये आपके बस याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको फॉर्मूला ही रटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल के केस में PD/4TN होता है, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 79 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 80 में देखिए थिन स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल में आपको जो स्ट्रेस होगी, हुप स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दोनों जो होंगी वो बराबर होंगी, और वो कितने के बराबर होगी? वो आपकी होगी PD/2T के बराबर। तो 80 का PD/4T के बराबर होगी। PR/2T होता है और PD/4T होता है। मेरे को आर के टर्म्स में याद है, थोड़ा सा मैं कभी कभी गलत बोल जाता हूँ, ध्यान रखिएगा। PD/4T होता है, तो आपका 80 का सी ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ स्फेरिकल शेल, तो देखिए सिग्मा मैक्स जो था, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड जहां सर्कमफेरेंशियल में आता था, वो इसमें कितना है? PD/4T है। और जो लॉन्गिट्यूडनल में आता है वो भी कितना है? PD/4T है। तो जो सिग्मा मैक्स है और सिग्मा मिन है दोनों बराबर हैं, तो सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन करोगे
बाई 2 करोगे तो जब दोनों बराबर ही है तो क्या हो जाएगा, 0। तो शेयर जो इसमें होती है वो 0 होती है। 381 का ए हो जाएगा। अब ये आपको याद ही रखना है, इसी तरीके से होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है स्फेरिकल शेल में, वो हो जाएगा 3/4 PD/4 TE1 - M। तो कुछ लोग इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 4D/TE1 - म्यू, अगर जिसका एम में रखना है। कोई 3/2 × PR/TE1 - म्यू के नाम से भी जानता है। तो एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। इस बुक में इस तरीके से लिखा है, एग्जाम में हो सकता है इनमें से किसी से पूछ ले, वो एग्जामिनर का मन है। ये 1 - 2 1 - म्यू ही है, 2 नहीं है बीच में। 83 की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिलेंड्रिकल के केस में कितनी होती है, तो आपको 5 - 4/m देखने को मिलेगा। तो मैंने तो इसी से याद रखा है, PD/4TE जो लॉन्गिट्यूडनल के केस में होता है, और 5 - 4 1/m। तो मैंने इस तरीके से याद रखा है। डी ऑप्शन हो जाएगा 383 का डी। फिर है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल हमने देखी थी 1/2 - 1/m थी, और वॉल्यूमेट्रिक थी 5 - 4/m। तो ये हो जाएगी m-2/2m डिवाइडेड बाय 5m - 4/m। तो m से m गया, कितना था यार, कुछ गलत किया क्या मैंने? जो वहां पे PD/2T था, ओके। तो यहाँ पे PD/2T था, ये 2 - m - 2 नहीं था, तो ये 2 नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, m - 2 डिवाइडेड बाय 5m - 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। PD/2T था और इसमें PD/4T वाले फॉर्म में लिया था, तो ये जो 2 है वो कट जाएगा। द थिकनेस ऑफ अ थिन सिलेंडर शेल ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड। देखिए, जो थिकनेस जो थिन सिलेंडर की होती है विद द हेमिस्फीयर एंड, तो जो थिन सिलेंडर की होती है ना, वो आपकी सिलेंडर की जो होती है वो आपकी कम होती है। तो 385 का जो हो जाएगा वो आपको बी देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ। क्या करते हैं कि देखा होगा आपने, एक सिलेंडर है और उसका कुछ कभी कभी एंड जो है वो हम हेमिस्फेरिकल बना लेते हैं। हेमिस्फेरिकल एंड की अगर मैं T2 मानूं और इसकी मैं T1 मानूं, तो जो फॉर्मूला आता है कि नो डिस्टॉर्शन, कोई डिस्टॉर्शन ना हो, उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है T2 - T1 इज इक्वल टू 1 - म्यू डिवाइडेड बाय 2 - म्यू। तो जो T1 है वो किसकी है, आपकी थिन सिलेंडर की है, और जो T2 है वो हेमिस्फेयर की है। तो अगर म्यू की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो T1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। तो ये आपका बी ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोर होगा। तो सिलेंडर का मोर होगा, हेमिस्फेयर का कम होगा। तो 85 का आपका बी देखने को मिलेगा। हुप स्ट्रेस इन अ थिक सिलेंडर शेल। अब यहाँ पे थिक सिलेंडर की बात हो रही है, इज मैक्सिमम एट द इनर रेडियस। तो देखिए, थिक सिलेंडर थिन सिलेंडर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो थिक सिलेंडर थिन सिलेंडर की जो बातें होती हैं, ये एक थ्योरम से आती है जिसका नाम है लामीज थ्योरम। तो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि लामीज थ्योरम जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ यूज होती है, तो वो थिक सिलेंडर की एनालिसिस में यूज होती है। सिग्मा टी जो होता है, सिग्मा टेंजेंशियल, वो होता है ए प्लस। देखिए, इतना सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से थिक सिलेंडर से ज्यादा क्वेश्चन मैंने कहीं भी नहीं देखे हैं। पर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको हर एक चीज बताऊं, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये A+B r² A-B r² के फॉर्म में होता है। ए की जो वैल्यू होती है वो होती है PI/RI² माइनस PO/RO² डिवाइडेड बाय RO² माइनस RI²। अब ये RO/RI क्या है यार, ये तो पता ही नहीं। तो ये एक ये शेल मान लो, सिलेंड्रिकल शेल, और ये उसके अंदर का, और ये उसकी थिकनेस है T। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला रेडियस है ये RI है, जो बाहर वाला रेडियस है वो RO है।
अंदर से कोई प्रेशर लगाएंगे तो उसे बोलेंगे पी इंटरनल, और बाहर से कुछ प्रेशर लगेगा तो उसे बोलेंगे पी आउटर। बी यहाँ पे क्या है सर, वो तो बताया नहीं। तो बी होता है पी आई माइनस पी ओ आर आई का स्क्वायर आर ओ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। तो ये होता है। तो सिग्मा टी जो होगा वो होगा ए प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर आर आई भी हो सकता है, आर ओ भी हो सकता है। आपसे पूछे कि सिग्मा टी बताओ इनर रेडियस पे, तो ये जो आर होगा ये आर आई बन जाएगा। आउटर पे पूछेगा तो यहाँ पे आर ओ रख देना। ए और बी की वैल्यू मैंने सब कुछ आपको बता दी। ये हो गई पूरी लामिस थ्योरम। इसके बाद एक और कंसेप्ट है, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे कुछ भी नहीं बचेगा थिक सिलेंडर में भी। ये बहुत ही कम पूछा जाता है, पर ठीक है, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेना है तो पढ़ ही लेते हैं। अब यहाँ पे जो रेडियल स्ट्रेस होंगी आपकी या हुप स्ट्रेस होगी, उसका वेरिएशन देखिए। अगर सिर्फ इंटरनल प्रेशर है, सिर्फ इंटरनल प्रेशर है यहाँ पे, तो जो वेरिएशन देखने को मिलेगा वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये सिग्मा रेडियल कह देता हूं मैं ना, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का वेरिएशन होगा आपका। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो आपके पी इंटरनल की बराबर होगी और आउटर सरफेस पे जीरो होगी। अगर मैं सिग्मा टेंजेंशियल ड्रॉ करूं, सिग्मा टी ड्रॉ करूं, तो वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। इस तरीके का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिग्मा टी है, और यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ए प्लस बी बाय आर आर ओ का स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यू बता दी। तो ये पूछ रहा है हुप स्ट्रेसेस ऑफ थिक सिलेंडर इज मैक्सिमम एट इनर सरफेस। तो ये देखिए, ये हुप स्ट्रेस है और ये मैक्सिमम है इनर सरफेस पे। तो ये 386 का यहाँ पे ट्रू हो गया। 387 लामिस थ्योरम इज एसोसिएटेड विद थिक सिलेंडर शेल, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 388 की बात करूंगा, थिक सिलेंडर शेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी। टेंजेंशियल स्ट्रेसेस की बात करूं, तो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जो मैक्सिमम होगी वो इनर पे होंगी और मिनिमम होंगी आउटर पे। तो मैक्सिमम इनर पे होगी और आउटर पे कितनी होगी, मिनिमम आउटर पे मिनिमम होगी, मैक्सिमम आउटर पे मिनिमम। तो नहीं, ये भी गलत है, ये मैक्सिमम आउटर पे बोल रहा है, मैक्सिमम इनर पे मिनिमम आउटर पे। तो 388 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर इन अ थिक सिलेंडर शेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी, रेडियल स्ट्रेसेस किस तरीके से होंगी, तो रेडियल स्ट्रेसेस जो मैक्सिमम होंगी वो इनर पे होंगी और जीरो होंगी आउटर पे। तो मैक्सिमम इनर सरफेस पे होंगी और जीरो होंगी आउटर सरफेस पे। देखिए, मैक्सिमम इनर पे और जीरो है आउटर पे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा 319 बचा है ना, 319। Thick cylinder shell is subjected to internal pressure P. The tangential stresses is always tensile whereas radial are always compressive. देखिए, डायग्राम मैंने इसीलिए ऊपर बनाया था, ये ऊपर और नीचे अपने मन से नहीं बनाया था। ऊपर बनाने का मतलब है ये टेंजेंशियल है, ओ सॉरी टेंसाइल है। नीचे बनाना था इसका मतलब ये कॉम्प्रेसिव है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, एक ही डायग्राम सब कुछ बताता है। तो क्या बोल रहा है कि टेंजेंशियल पॉजिटिव होती है, टेंजेंशियल टेंसाइल होती है, रेडियल। हाँ, तो बिल्कुल सही है, 390 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, थिक सिलेंडर शेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस इनर सरफेस में मिलेगी और वो कितनी हो जाएगी, माइनस पी कंप्रेसिव। वैसे ये देखिए, ये जो तरीका है ना, ये गलत लिखने का तरीका है। या तो तुम माइनस पी लिखो या पी उसके बाजू में कंप्रेसिव लिखो। ये कौन सा तरीका होता है तो कि तुम पी और माइनस पी भी लिखो, कंप्रेसिव भी लिखो। तो ये तरीका गलत है। वैसे ऑप्शन तो यही सही होगा, पर इस तरीके से लिखा नहीं जाता। जो लोग मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे ये छोटे छोटी चीजों के नंबर काटते हैं, पता है। जैसे अगर आप किसी भी पीएससी एग्जाम्स का मेंस देना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपका रिटन एग्जाम देना है, मतलब कन्वेंशनल पेपर देना है, आपने माइनस पी और कंप्रेसिव लिख दिया, आप सब कुछ सही किया, पर फिर भी आपके आधा या एक नंबर वो यहाँ पे काट लेगा। क्यों? ये तरीका नहीं होता लिखने का, समझे। तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता। आप प्लस पी लिख दो या फिर आप पी टेंसाइल लिखो, ये चलेगा। दोनों में से कोई एक लिखो, प्लस पी टेंसाइल नहीं चलेगा भैया, ये गलत है। तो ध्यान रखिएगा जो भी अगर मेंस की तैयारी एग्जाम या कन्वेंशनल पेपर की तैयारी कर रहे हैं। 92 क्वेश्चन। अब देखिए यार, इसमें क्या है, मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस पूछिए एट इनर सरफेस पे। तो मैं इसके करेक्ट ऑप्शन बता दूंगा, पर मैंने आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले बताए, थोड़ी मेहनत आप भी करो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, वो शायद अब मिट गए हैं।
जो ए प्लस बी और ए प्लस बी आर स्क्वायर वगैरह से फॉर्मूले जो बताए थे, वीडियो आप पहले जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको। तो जो सिग्मा टेंजेंशियल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था वो बताया था ए प्लस बी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे पूछ रहा है इनर सरफेस पे, तो यहाँ पे आर आई का स्क्वायर हो जाएगा। और ए प्लस बी की मैंने आपको वैल्यू, ए और बी की मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। तो ए और बी की इक्वेशन यहाँ पे रखिए, आर आई स्क्वायर रखिए, तो आपको ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। 392 का ए हो जाएगा। और मिनिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस रखेंगे आउटर आउटर पे अगर आपको निकालनी है तो ए प्लस बी, यहाँ पे आर ओ रख देना, तो आपका आ जाएगा ये वाला। आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। तो ये दो हैं, ये आप इतनी, आपका होमवर्क है, आप इतना खुद कीजिएगा। मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस इन द थिक सिलेंडर इज ऑलवेज, तो मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी आपके इंटरनल प्रेशर से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो फैक्टर है मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस का, यहाँ पे हो रहा है आर ओ स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर। मान लीजिए आर ओ में लिख लेता हूँ 2 और आर आई लिख लेता हूँ 1। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 1 प्लस 5, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। तो 5/3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो p के सामने 1 से बड़ी चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पूरी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो ये आपको ग्रेटर देन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे इस वीडियोस पे, मैं उतनी ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे। तो फिर जब मुझे आलस आता है वीडियो बनाने में, मैं भी इंसान हूँ यार, मशीन नहीं हूँ, मुझे भी कभी कभी आलस आता है। कभी कभी मेरी तबीयत कभी कुछ ठीक नहीं रहती, मैं ज्यादा थका हुआ रहता हूँ, ज्यादा क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो आलस कर जाता हूँ। पर जब मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ लोग हैं जो इस चीज को चाहते हैं, तो मुझे ये चीज करनी है। और फिर भी मैं देर रात तक काम करता हूँ ताकि जल्द से ज्यादा, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकूं। तो दोस्तों शेयर करो, जितने ज्यादा लोग इसे देखें ज्यादा दूर तक पहुंचे, क्योंकि कोई भी इस तरीके से आपको नहीं पढ़ा रहा है। आर एस खुरमी के सॉल्यूशन देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। सबने पीडीएफ या फोटो खींच के रखी है बुक की, इस तरीके से भैया एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई मिल जाए तो मैं ये वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।